If you focus on results, you will never change. If you focus on results, you will never change. But if you focus on change, you will definitely get results. You will definitely get results. इसका मतलब है जब तक आप रिजल्ट्स पर फोकस करेंगे तब तक कोई बदलाव नहीं होगा। जब तक आप रिजल्ट्स पर फोकस करेंगे तब तक कोई बदलाव नहीं होगा। और जिस दिन आप बदलाव पर फोकस करेंगे, उस दिन पक्का आपको परिणाम मिलेंगे, उस दिन पक्का आपको रिजल्ट मिलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपकी टीचर कम दोस्त अनु वर्षा और आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का स्वागत करती हूं मेरे यूट्यूब चैनल रीड पर जीत में। फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आज अपन पढ़ेंगे फिगर ऑफ स्पीच के बारे में, जो अपना इंग्लिश का लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों का कॉमन टॉपिक है। इससे पहले अपन इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स, ये उसी का सेकंड पार्ट है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से इसका फर्स्ट पार्ट ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको ये पूरा टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, आइए जो अपना सेकंड वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिविजन करवा देती हूँ जो अपन ने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। फ्रेंड्स, अपन ने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था अपने फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं? फिगर ऑफ स्पीच जो है वो अपने शब्दों में सुंदरता लाते हैं, अपने शब्दों में प्रभाव उत्पन्न करते हैं। शब्दों का जो गहना है, अलंकार जिसको अपन कहते हैं, एक तरीके से शब्दों का गहना होता है, वो अपने किसी भी बात में गहराई या प्रभाव उत्पन्न करते हैं जिससे कि जो अपने शब्द हैं वो और ज्यादा सुंदर और ज्यादा बेहतर लग सके। फ्रेंड्स, अपना जो रीड लेवल है उसमें अपने 6 जो है वो फिगर ऑफ स्पीच अपने को सिलेबस में दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला कौन सा है? जिसमें सबसे पहला है सिमिली, फिर है मेटाफोर, फिर है पर्सोनिफिकेशन, फिर है एसोनेंस, उसके बाद एलिट्रेशन और सबसे लास्ट में कौन सा है? राइम है। फ्रेंड्स, अपने को ये 6 फिगर ऑफ स्पीच अपने सिलेबस में दिए गए हैं, तो अपने को सिर्फ ये 6 ही फिगर ऑफ स्पीच पढ़ने हैं। अपने को देश दुनिया की फिगर ऑफ स्पीच से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपने सिलेबस में सिर्फ ये 6 ही बताए गए हैं, तो अपन यही पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अपन ने पहले वीडियो में पढ़ लिया था सिमिली और मेटाफोर के बारे में। सिमिली का मैंने आपको बताया था, कौन सा गाना था फ्रेंड्स? बताइए, सोचिए, याद कीजिए, कौन सा गाना बताया था मैंने आपको? हाँ फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बताया था कोयल सी तेरी बोली। मैंने आपको बताया था कोयल सी तेरी बोली। कोयल सी आपका कंपैरिजन किया था लाइक एज, मतलब कि नाइटिंगेल कोयल जैसी तेरी बोली है, तो उसका कंपैरिजन किया था। तो जब दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हो जिनमें से कोई एक पॉइंट कॉमन हो दोनों के अंदर, तो वहाँ पर अपन यूज़ करते हैं सिमिली, जिसमें अपन पहचान के लिए जो अपने वर्ड्स थे सामने वो अपन ने देखे थे। कौन कौन से थे? उसमें था फ्रेंड्स लाइक, एज, सो एज, एज, ये अपने कुछ शब्द थे जो दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन क्रिएट कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, ये अपन ने देख लिया था, ये सिमिली थी जिसमें किसी भी दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करना था जिनमें से कम एक चीज़ दोनों में कॉमन हो। ओके फ्रेंड्स, ये सिमिली की पहचान थी। सेकंड मैंने आपको बताया था मेटाफोर। मेटाफोर को अपन ने कैसे पहचाना था फ्रेंड्स? मेटाफोर में मैंने आपको बताया था कि जिन चीज़ों में सो, एज, लाइक एज, इन चीज़ों का प्रयोग नहीं हो, बल्कि सीधे ही उस चीज़ को बता दिया जाए, सामने वाले को सीधा ही उस चीज़ से अलंकृत कर दिया जाए, तो उसको अपन कहते थे मेटाफोर, जिसको अपन हिंदी में रूपक अलंकार कहते हैं। सिमिली को अपन उपमा अलंकार कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो रूपक अलंकार था, मेटाफोर था, उसमें मैंने इसमें भी आपको एक बॉलीवुड का गाना बताया था। कौन सा गाना बताया था? याद कीजिए। मैंने आपको बताया था तारे ज़मीन पर जो फिल्म थी, उसमें जैसा सीधा उन बच्चों को कहा गया था कि तू धूप है, छम से बिखर तू है नदियों बेखबर, तो उसमें बच्चों को सीधा ही बता दिया गया था। लेकिन क्या बच्चे वास्तव में धूप होते हैं, नदी होते हैं? नहीं होते ना। लेकिन वहाँ पर उस गाने में मेटाफोर का यूज़ किया गया था। उसमें बताया गया था कि आप सीधा ही, आप क्या हो? नदी हो। आप क्या हो? आप धूप हो। लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। तो फ्रेंड्स, जब किसी चीज़ को डायरेक्ट उसके साथ कंपेयर कर दिया जाए, किसी चीज़ का सहारा ना लिया जाए कि उसके जैसे हो, उसके उस तरीके के हो, ऐसा ना करके सीधा ही उसको वही चीज़ बता दिया जाए, तो वहाँ पर होता है रूपक अलंकार, मेटाफोर, अपने को वहाँ पर यूज़ किया जाता है। ये फ्रेंड्स अपन ने चर्चा कर ली थी अपने वीडियो फर्स्ट में। अब फ्रेंड्स, उसके अपन ने एग्जाम्पल्स भी कई देख लिए थे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोगों के सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अब अपन उसी का वीडियो सेकंड बना रहे हैं और आज अपना फिगर ऑफ स्पीच है वो कंप्लीट कर देंगे इस वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स, देखिए, आज का वीडियो जो है वो अपन शुरू करते हैं, जिसमें अपने सामने कौन सा है? पर्सोनिफिकेशन, जो थर्ड टाइप है अपना उसका फिगर ऑफ स्पीच का। तो फ्रेंड्स, देखिए, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? फ्रेंड्स, पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण। किसी चीज़ को, किसी निर्जीव चीज़ को जब अपन जीवित चीज़ की तरह उसकी बातें करते हैं, किसी निर्जीव चीज़ की जब अपन जीवांतीकरण कर देते हैं, किसी लाइफलेस चीज़ को जब अपन लिविंग चीज़ बना देते हैं, तो उसको कहते हैं मानवीकरण। तो इसका जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं पहले।
व्हेन जब लाइफलेस थिंग्स आर ट्रीटेड एज इफ दे वर ह्यूमन बींग्स, जब जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, लाइफलेस जो चीज़ें हैं, उनको इस तरीके से ट्रीट किया जाए कि वो कैसी है, ह्यूमन बींग्स की तरह है, लिविंग है, उनको जब इस प्रकार से ट्रीट किया जाए तो उनको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन, यानी मानवीकरण उनको कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए इसके अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं, अपने को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स जैसा कि पहला है, वैसे ये काम कौन करते हैं फ्रेंड्स, अपने सामने अगर अपन देखें तो अधिकतर जितने भी पोइट्री ये पोएम लिखने वाले होते हैं, गीतकार होते हैं, ये करते हैं ना, एकदम इनको मतलब नॉन लिविंग जो चीज़ें होती हैं उनको एकदम लिविंग बना देते हैं अपने गानों में, अपनी पोएम्स में, अपने गीतों में। तो फ्रेंड्स उन्हीं चीज़ों को जब लाइफलेस चीज़ों को जब लिविंग में कन्वर्ट किया जाता है, ऐसी उनकी बात की जाती है, तो वो कहलाती है पर्सोनिफिकेशन। अपने सामने एग्जाम्पल्स हैं, देख लीजिए। पहला है फ्रेंड्स, अ लाई हैज़ नो लेग्स, मतलब झूठ के टांगे नहीं होती। तो मतलब इसका क्या कहने का मतलब, अगर अपन ऐसे देखें कि उसकी टांगे नहीं होती तो क्या उसके हाथ और सिर होता है क्या झूठ के हाथ और सिर होते हैं? कि टांगे तो ये कह रहा है कि नहीं होती, मतलब तो हाथ और सिर होने चाहिए, नहीं होते ना। लेकिन फ्रेंड्स जो झूठ है वो अपने लाइफलेस है, अपने सामने कोई लिविंग तो चीज़ वो है नहीं, लेकिन उसको अपन ने लिविंग से कनेक्ट कर दिया कि उसके टांगे नहीं होती। तो जो झूठ है उसको यहाँ पर लिविंग की तरह बताया गया है कि उसके टांगे नहीं होती। तो ये क्या कर दिया है, झूठ को पर्सोनिफाई कर दिया गया है, झूठ को मानवीकरण कर दिया गया है। इससे किससे कि टांगों के साथ उसका कंपेयर करके उसका मानवीकरण कर दिया है। सेकंड है फ्रेंड, टाइम वेट्स फॉर नन। अब टाइम है वो भी लाइफलेस है, इसमें बताया गया है कि जो समय है वो किसी के लिए नहीं रुकता। तो मतलब कि वो चलता रहता है हमेशा है। क्या रियल में जो समय है वो चलता है क्या? नहीं चलता ना। ये तो बस एक मानवीकरण किया गया है समय का। इसी प्रकार से जो थर्ड एग्जाम्पल है वो है द फ्लावर डांस्ड एंड सैंग इन द रेन। इसमें बताया गया है कि जो फूल हैं वो नाच रहे हैं और गा रहे हैं बारिश के अंदर। तो फ्रेंड्स क्या जो फ्लावर हैं वो सच में नाच गा सकते हैं क्या? नहीं नाच गा सकते, लेकिन इनका यहाँ पर मानवीकरण किया गया है, ऐसा इनको जताया गया है कि जो फूल हैं वो बारिश में नाच गा रहे हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, द ब्रीज जेंटली किसेज माई फेस। मतलब कि हवा का एक झोंका आया और उसने मेरे चेहरे को चूम लिया। हवा का एक झोंका आया और उसने मेरे चेहरे को चूम लिया। क्या हवा का झोंका चूम सकता है? वो कोई इंसान थोड़ी है जो वो चूम जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सिर्फ शब्दों का जो सौंदर्य है उसको प्रकट करने के लिए, प्रभाव उत्पन्न करने के लिए, शब्द की सुंदरता और बढ़ाने के लिए अपन यहाँ पर ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं। नेक्स्ट अपना एग्जाम्पल है, यू शुड वर्किंग हार्ड, अपॉर्चुनिटीज आर नॉकिंग एट योर डोर। इसमें कहा गया कि आप लोगों को जमकर मेहनत करनी चाहिए। जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो मौके हैं, वो आपके दरवाजे पर खुद आएंगे और आकर क्या करेंगे, नॉक करेंगे। तो अगर आप मेहनत करोगे तो जो मौके हैं वो आपके दरवाजे पर खुद आकर नॉक करेंगे। क्या ऐसा होता है? क्या सच में कोई मौका है वो आएगा और वो नॉक करेगा कि हाँ हेलो हेलो मैं आ गया हूँ देखो? ऐसा नहीं है ना। लेकिन ऐसी कल्पना कर दी गई है, उस जो अपॉर्चुनिटी है, मौका है, उसको यहाँ पर मानवीकृत कर दिया गया है कि हाँ ऐसा अगर आप मेहनत करोगे तो ऐसा होगा कि सफलता आपके द्वार पर आकर उसको नॉक करेगी। तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स सिर्फ सुंदरता का भाव उत्पन्न करने के लिए यहाँ पर इस चीज को मानवीकरण किया गया है, अपॉर्चुनिटी को। ओके नेक्स्ट है फ्रेंड, द फायर स्वेलोड द एंटायर फॉरेस्ट। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आग थी उसने पूरे जो जंगल था उसको क्या किया, निगल लिया है। जो आग थी उसने पूरे जंगल को निगल लिया। अपन यहाँ पर ऐसे भी कह सकते थे कि हाँ जो जंगल है उसमें आग लग गई। तो फ्रेंड्स आग लग गई में तो नॉन लिविंग का ही एहसास होता कि भाई आग है वो लग गई। अपन ने इसको यहाँ पर जो स्वेलोड लिखा तो स्वेलोड लिखकर अपन ने इसको क्या कर दिया, पर्सोनिफाई कर दिया, अपन ने इसका मानवीकरण कर दिया। पर फ्रेंड्स ये सारी जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स थी इनका क्या किया गया, पर्सोनिफिकेशन किया गया है, इनका मानवीकरण किया गया है। ये अपने को पता है कि कौन करते हैं, ये अपने सामने जो गीतकार हैं, जो अपने पोएट्री राइटर हैं, वो सब इन चीज़ों में ये जीवांतीकरण करते हैं ताकि जो भाषा का सौंदर्य है वो निखर कर आ सके, कि बातों का प्रभाव जो है वो ज्यादा प्रभावी हो। आगे है अपना एसोनेंस। एसोनेंस यानी स्वर साम्य अलंकार। स्वर साम्य अलंकार में क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें होता है कि रिपीट द सेम वोवल बट स्टार्ट विद डिफरेंट कंसोनेंट साउंड। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स कि जो अपना वोवल है उसका जो साउंड है वो हर एक वर्ड में रिपीट होगा, भले ही उसका जो कंसोनेंट वर्ड है वो आगे वाला अलग हो जाएगा हर वर्ड्स में, लेकिन जो उसका वोवल साउंड है वो हर एक वर्ड में सेम रहेगा। ये तो बड़ी आसानी से ही पता कर सकते हो कि बहुत ही इजी सा है जी। तो आप एग्जांपल से देख लेना कि अगर एग्जांपल में आपके वोवल्स हैं वो सेम रह रहे हैं और आगे के सिर्फ कंसोनेंट जो व्यंजन अपन जिनको कहते हैं वो अगर बदल रहे हैं, वोवल जिनको अपन स्वर कहते हैं वो अगर सेम रहते हैं, तो वो आपका कौन सा होगा, वो आपका एसोनेंस होगा, स्वर साम्य अलंकार होगा। तो फ्रेंड्स
अपन इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे अपने को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर है जेरी वेंट हियर एंड देयर नो वेयर। जेरी यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है ना। तो जेरी, इसमें अपना पहला कंसोनेंट यहाँ पर तो जे है, लेकिन यहाँ पर जो वोवल है वो ई आ रहा है। अब ये ई क्या सब में ही रिपीट हो रहा है, सब में सेम है? तो फ्रेंड्स देखिए, हाँ यहाँ पर भी ई आ रहा है, सेकेंड वर्ड में भी ई आ रहा है, थर्ड में भी ई आ रहा है, यहाँ पर भी ई आ रहा है और यहाँ पर भी ई आ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये चेंज जो वोवल है वो सब में ही सेम आ रहा है, भले ही उनके आगे का जो कंसोनेंट है वो अपने चेंज होते जा रहे हैं। कंसोनेंट यानी व्यंजन और वोवल यानी कि स्वर। तो फ्रेंड्स, ये जो इनके आगे के जो कॉन्सोनेंट है वो तो बदलते जा रहे हैं, लेकिन इनका जो वोवल है वो क्या है, सेम है, सब में ई आ रहा है, सबके अंदर, सभी वर्ड्स में। तो ये अपना किसका एग्जाम्पल है, ये अपना एसोनेंस का एग्जाम्पल है। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। सेकेंड एग्जाम्पल है फ्रेंड्स कि बियर इज नियर बट नो नीड टू फियर, कि भालू पास आ रहा है लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए, बियर में क्या अपने सेम है आ रहे हैं, इसमें भी अपने वोवल चेक कर लेते हैं। तो इसमें आ रहा है ई और ए, बियर इज नियर बट नो नीड टू फियर। अपने ये तीन वोवल बार बार रिपीट हो रहे हैं ना। तो फ्रेंड्स, इनमें भी आगे जो कंसोनेंट है वो सब में अलग अलग है, आगे का कंसोनेंट से अपने को कोई मतलब नहीं है। तो आगे का कंसोनेंट अलग हो लेकिन पीछे का जो वोवल है वो सेम रहे और बार बार रिपीट हो, तो उसमें एसोनेंस का प्रयोग किया जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें है फ्रेंड्स, हाउ इज योर काउ नाउ, आपकी जो गाय है वो अब कैसी है। तो फ्रेंड्स, क्या इसमें भी जो है वो अपना रिपीट हो रहा है, अपना जो वोवल है वो रिपीट हो रहा है, देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी जो अपना ओ है वो आ रहा है, यहाँ पर भी अपना ओ आ रहा है, यहाँ भी अपना ओ आ रहा है और यहाँ भी अपना ओ आ रहा है। मतलब जो अपना वोवल है वो सब में रिपीट हो रहा है बार बार। तो फ्रेंड्स, आगे की अपने कंसोनेंट से अपने को कोई मतलब नहीं है कि कंसोनेंट सेम है या अलग है। तो फ्रेंड्स, अपना कंसोनेंट अलग हो सकता है लेकिन अपना वोवल सब में सेम रहे, बार बार रिपीट हो, तो वो उसमें क्या होगा, एसोनेंस होगा। अपना लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। मैन सेल द वेडिंग बेल्स, जो आदमी है वो जो वेडिंग बेल्स है उनको बेच रहा है। तो इसमें कौन कौन से वोवल अपने रिपीट हो रहे हैं देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें भी देखिए ई रिपीट हो रहा है, मैन में आ रहा है, शेल में आ रहा है और वेडिंग में आ रहा है और बेल्स में आ रहा है। तो सब में क्या है, अपना जो वोवल है वो रिपीट हो रहा है ना। आगे की कंसोनेंट से अपने को कोई मतलब नहीं है कि आगे कौन सा व्यंजन है, अपने को तो बस अपना जो वोवल है वो देखना है। तो फ्रेंड्स, ये अपने हो गया एसोनेंस। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब तो समझ में आना ही चाहिए, इतना अच्छे तरीके से आपको इतने एग्जाम्पल्स में समझा दिया है। उम्मीद करती हूँ शायद अब आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं, जहाँ से भी आपको इसके एग्जाम्पल्स मिलते हैं, वो खुद घर पर ट्राई करके देखिएगा, तभी आप खुद एक्सरसाइज उसको करेंगे, अपने आप करेंगे, तब आपका ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। मैंने आपका बेस तो यहाँ पर क्लियर कर दिया है। अब आप चाहे दुनिया भर के एग्जाम्पल्स कीजिए, आप कहीं भी अटकने वाले नहीं हैं। आप सारे क्वेश्चन हैं वो सोल्व करेंगे। बस एग्जाम्पल आपके सामने आने चाहिए और आप देखते ही फट से उनको बता दोगे कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है ना फ्रेंड्स। अब आगे देखिए, आगे है अपना एलिट्रेशन। एलिट्रेशन को अपन कहते हैं अनुप्रास अलंकार। एलिट्रेशन यानी अनुप्रास अलंकार, अपन इसको हिंदी में कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या है आइए वो भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इसमें है व्हेन एवरी वर्ड ऑफ अ स्टेटमेंट, जब हर एक शब्द, स्टेटमेंट का, वाक्य का जब हर एक शब्द स्टार्ट्स विद द सेम लेटर, जब जो वाक्य है उसका हर एक शब्द एक ही सेम लेटर से स्टार्ट होना, तो उसमें आता है अपना अनुप्रास अलंकार, उसको अपन कहते हैं एलिट्रेशन। फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको एग्जांपल भी बता देती हूँ। पहले तो आपको एक मूवी का ही एग्जांपल बताऊंगी, जैसे मैंने आपको सिमिली और मेटाफोर में बताया था कि इसमें जो है वो कौन सी मूवी का एग्जाम्पल जचना चाहिए। हाँ फ्रेंड्स, आप लोग सोच के बताइए कि कौन सी मूवी इसमें सूट करेगी, कौन सी मूवी में ऐसा गाना था जो अनुप्रास अलंकार को बताता था। फना मूवी थी, उसमें जो गाना था, कौन सा गाना था आप लोगों को याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो चलो मैं बता देती हूँ आपको। उसमें अपने अनुप्रास अलंकार यूज हुआ था। गाना था चंदा चमके चम चम चौके चौकन्ना चोर। ये जो गाना था उसमें एक तो ये लाइन थी, एक थी खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, ये भी लाइन थी उसके अंदर। और एक और लाइन थी कि कच्चे पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता। तो फ्रेंड्स, ये जो ऐसी जो चीज़ें होती हैं जिनमें जो शब्द हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं आगे के, ये सब किस में आते हैं, ये अनुप्रास अलंकार के अंदर आते हैं। वो तो मैंने आपको हिंदी में बताया। अब अपने इंग्लिश में देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि
कि दिमाग में क्लिक रह जाती हैं। ऐसी बॉलीवुड से रिलेटेड बातें बहुत जल्दी क्लिक रहती हैं, पढ़ाई से रिलेटेड ही तो नहीं रहती हैं। इसीलिए आपको थोड़ा सा उसका वो ज्ञान दे दिया कि अगर जहाँ पर भी ऐसे रिपीटेड वर्ड्स देखे ना, वहाँ पर समझ जाना। तो फ्रेंड्स, इसमें तो अपन ने एसोनेंस में तो देखा था कि रिपीट क्या थे। रिपीट इसमें तो वोवेल्स रिपीट थे, सिर्फ 1 या 2 वोवेल रिपीट थे। और इसमें क्या होंगे, इसमें जो आपका अल्फ़ाबेट होगा ना, जो आपके जो फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट होगा वो रिपीट होगा। वो चाहे वोवेल हो, चाहे वो कंसोनेंट हो, कुछ भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस लेटर होना चाहिए, आपका अक्षर होना चाहिए, वो रिपीट होगा। तो अब देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स। हिंदी में तो मैंने आपको बता ही दी है, उम्मीद है आप लोगों को भी वो आते ही होंगे। अब इंग्लिश में और देख लेते हैं कि इंग्लिश में कौन से ऐसे हैं एलिट्रेशन जो रिपीट होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अपना जो पहला एग्जाम्पल है वो है लिटिल लक्ष्मण लाइक्स लीची। जो छोटा लक्ष्मण है उसको लीची पसंद है। लिटिल लक्ष्मण लाइक्स लीची, छोटा लक्ष्मण लीची पसंद करता है। तो इसमें एल रिपीट हो रहा है ना, लिटिल में आ रहा है, लक्ष्मण में आ रहा है, लाइक्स में आ रहा है और लीची में आ रहा है। इसमें जो एल जो लेटर है वो सेम है और सभी में रिपीट हो रहा है। तो इसमें बार बार जो रिपीटेशन हो रही है उसको क्या कहेंगे अपन, एलिट्रेशन कहेंगे, क्योंकि सेम लेटर की बार बार रिपीटेशन हो रही है। ओके फ्रेंड्स, सेकंड देख लेते हैं। माय डियर डियर इज डियर, कि जो मेरा प्यारा हिरन है वो मेरा प्यारा है। तो इसमें क्या है कि माय डियर, डियर में डी रिपीट हुआ यहाँ, फिर से डियर में डी रिपीट हुआ, फिर से डियर में डी रिपीट हुआ। तो इसमें सेम लेटर डी जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, एलिट्रेशन का एग्जाम्पल हो गया। थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, शी सेल्स शी शेल्स बाय द शी शोर्स। तो फ्रेंड्स, इसमें अपने क्या रिपीट हो रहा है, इसमें एस रिपीट हो रहा है। अपने को पता है हर एक लेटर में क्या रिपीट हो रहा है फ्रेंड्स, हर एक लेटर में यहाँ पर एस रिपीट हो रहा है। तो ये भी एग्जाम्पल किसका हुआ, एलिट्रेशन का हुआ। अपना लास्ट एग्जाम्पल है द चिलिंग कोल्ड चॉप्ड हिम। इसमें कौन सा लेटर रिपीट हो रहा है, इसमें सी रिपीट हो रहा है। चिलिंग कोल्ड चॉप्ड, इसमें अपना सी वाला जो लेटर है वो रिपीट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ एग्जाम्पल थे जिससे आप लोगों को एलिट्रेशन में भी इसका डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर मैं अब आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे दूँ तो क्या आप उसमें से बता पाएंगे कि कौन से एग्जाम्पल में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे और आप सारे ही हैं वो सही करेंगे सारे एग्जाम्पल। लास्ट है अपना राइम। राइम क्या होता है फ्रेंड्स, इसको हिंदी में अपन कहते हैं अंत्यानुप्रास अथवा तुकांत। अंत्यानुप्रास अथवा तुकांत राइम को हिंदी में कहते हैं। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, देख लेते हैं। इसमें है कि फ्रेंड्स, राइम इज अ रिपीटेशन ऑफ सम वोवेल साउंड्स और कंसोनेंट साउंड एट द एंड एंड एट द मिडल ऑफ लाइन्स। मतलब अपनी जो कविताएं होती हैं, अपने जो गीत होते हैं, उनमें क्या होता है कि राइम उनमें यूज़ किया जाता है। तो इनमें अपनी जो लाइन्स होती हैं, जो कविता और जो गीत है उनके बीच में जो लाइन्स होती हैं, उनमें या तो कविता के अंत में या कविता के मध्य में जो सेम जो लाइन्स रिपीट होती हैं, जो सेम वोवेल और कंसोनेंट के साउंड्स जो रिपीट होते हैं, जो एक तुक बन जाता है उनके बीच में, उनको कहा जाता है राइम। अब देखिए फ्रेंड्स, अपने सामने एक मैंने छोटी सी पोएम लिखी है। इसमें अपन चेक कर लेते हैं कि इसमें कौन सी राइम कहाँ पर बन रही है। लेकिन ये अपने को चेक करना है कि जो साउंड है ना, बोलने का जो साउंड है, अपना स्वर है, जो बोलने का जो अपनी ध्वनि है, वो सेम होनी चाहिए। सेम होगी तभी अपने राइम बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो ये क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, बहुत बार आता है कि कौन से में राइम बन रहा है, कौन से में नहीं बन रहा, बताइए। तो फ्रेंड्स, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें अपने को सबसे पहले जो है इनको डिवाइड कर लेना चाहिए। किसमें डिवाइड कर लेना चाहिए, इन लाइन्स को ABCD में डिवाइड कर लेना चाहिए कि ये किस प्रकार से बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसी में जो पहला है अपने सामने है कि ये द फाउंटेन्स मिंगल्स विद द रिवर एंड द रिवर्स विद द ओशन। द फाउंटेन्स मिंगल विद द रिवर्स एंड द रिवर्स विद द ओशन। थर्ड है द विंड्स ऑफ हेवन मिक्स फॉर एवर विद अ स्वीट इमोशन। द मिक्स ऑफ हेवन मिक्स फॉर एवर विद अ स्वीट इमोशन। फ्रेंड्स, इसको पहले अपन अपने हिसाब से जो है वो राइम्स में इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जो अपनी दो लाइन्स हैं इनको अपन पहले कर लेते हैं A में डिवाइड, ताकि इनको राइम को पहचानने में आसानी हो। सेकंड कर लेते हैं B में डिवाइड। आगे है कि द विंड्स ऑफ हेवन मिक्स फॉर एवर, इसको अपन ने कर दिया फिर से A में रिपीट। और लास्ट है विद अ स्वीट इमोशन, इसको अपन फिर से बना देते हैं B। अब देखिए, जो अपना सेकंड पैरा है उसमें देखिए, नथिंग इन द वर्ल्ड इज सिंगल, ऑल थिंग्स बाय अ लॉर्ड डिवाइन। नथिंग इन द वर्ल्ड इज सिंगल, ऑल थिंग्स बाय अ लॉर्ड डिवाइन। तो इसको अपन ने C कर दिया और इसको अपन ने D कर दिया, क्योंकि सेकंड पैरा में आ गया ना, तो इसको C कर दिया, इसको D कर दिया। लास्ट है अपना इन वन अनदर्स बीइंग मिंगल, इन वन अनदर्स बीइंग मिंगल, व्हाई नॉट आई विद थाइन।
इन वन अनदर्स बीइंग मिंगल व्हाई नॉट आई विद थाइन। तो फ्रेंड्स इसको भी अपन एक बार अपना राइम में उसमें डिवाइड कर देते हैं, अल्फाबेटिकली इनको डिवाइड कर देते हैं। अब अपन ने देखा कि अपने पास में ए बी करके तो फर्स्ट पैराग्राफ में 4 लाइन्स है और सी डी करके अपने सेकेंड पैराग्राफ में 4 लाइन्स है। अब इनका अपने को राइम बनाना है कि अपन जब इनको बोलते हैं तो इनका कहाँ पर इनका तुकांत जो है, कहाँ पर इनका तुक एक जैसा लगता है, बोलने में इनका स्वर का जो ध्वनि है वो एक जैसी सुनती है। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं अपने फिर से अपनी जो राइम है वो बनाकर चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स पहला पैरा देख लेते हैं। द फाउंटेन्स मिंगल्स विद द रिवर एंड द रिवर्स विद द ओशन, The winds of heaven mix forever with a sweet emotion. The winds of heaven mix forever with the sweet emotion. तो फ्रेंड्स इसमें अपन ने क्या देखा कि जो पहले वाला है ए है वो बी से मैच कर रहा है, सेम इसी तरीके से जो इसमें जो ए वाला है वो इस बी के साथ मैच कर रहा है। तो इनमें राइम बन गया कि इसमें रिवर आ रहा है, इसमें फॉरएवर आ रहा है, इसमें ओशियन आ रहा है, इसमें इमोशन आ रहा है। तो इनका जो राइम है वो तुक बन गया। तो यहाँ पर इसका अपना राइम क्या बना है, इसका राइम बना है फ्रेंड्स ए बी। तो जो पहला वाला पैरा है उसका अपना राइम बना है ए बी, यानी पहले वाले ए का राइम बी के साथ में बना है, तो ऐसे ही सेकंड वाले ए का जो राइम है वो बी के साथ में बना है। अब अपना सेकंड पैरा देख लेते हैं। इसमें है नथिंग इन द वर्ल्ड इज सिंगल, ऑल थिंग्स बाय अ लॉ डिवाइन, इन वन अनदर बींग्स मिंगल वाई नॉट आई विथ थाइन। इसमें भी फ्रेंड्स सेम ही बन रहा है। देखिए पहला जो है वर्ल्ड इज सिंगल, सिंगल किसके साथ मैच खा रहा है, सी के साथ मिंगल में मैच खा रहा है, और जो डिवाइन है वो किसके साथ मैच खा रहा है, वो थाइन के साथ मैच खा रहा है। तो फ्रेंड्स इसमें सी डी सेम जो राइम है वो बन रहा है ना, क्योंकि ये दोनों लाइन्स आपस में बन रही, तो ये दोनों लाइन्स भी आपस में सेम वैसे ही बन रही है। तो यहाँ पर भी तुक बना, तो यहाँ पर भी जो राइम है वो क्या बना है, वो बना है सी डी। तो फ्रेंड्स ये अपनी होते हैं राइम्स, जहाँ पर क्या होता है, चाहे तो वो एंड में हो चाहे वो मिडल में हो, जब सेम साउंड रिपीट होता है तो उसको अपन कहते हैं राइम। ओके फ्रेंड्स, ये अपने 6 अपने सिलेबस में दिए गए थे रीट में, वो अपन ने आज यहाँ पर कवर कर लिए हैं। अपना ये जो फिगर ऑफ स्पीच है ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल पर अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखिए। मैं आपको अच्छे वीडियोज़ प्रोवाइड करवाती रहूँगी। ओके फ्रेंड्स, आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।